ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17 कंडक्ट होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी प्रश्न रखे गए हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को लेकर। क्या ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को बंद कर दिया जाना चाहिए, वो अथॉराइज नहीं। इस वीडियो में समझेंगे क्या है पूरा मैटर एआईबी एग्ज़ाम को लेकर कि वो कंडक्ट होगा या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल मन में है कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप लोग परेशान मत होइए, ये एग्ज़ाम 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए बस कुछ सुधारों को लेकर बात किया गया है। और क्या ये चीज़ें हैं कि एआईबीई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो इस एग्ज़ाम को कराने के लिए ऑथराइज है या नहीं। इन सारी पॉइंट को, इन सारी बातों को इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन कुछ सुधार होने के बाद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो एआईबीई का एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कौन कराता है, यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है? तो वो कराता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। अभी जो कंडक्ट होने वाला है वो 17 नंबर का कंडक्ट होने वाला है। कुछ सुधार होने हैं, कुछ बातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। आइए हम अब बात करते हैं कि क्या प्रश्न जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हुए हैं। ये सब मामले जो पिटिशनर के द्वारा आर्गुमेंट किए गए थे, पहला तो जो था मामला, इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम। दूसरा था प्री एनरोलमेंट एंड पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम। तीसरा एग्जाम फी को लेकर। चौथा एग्जाम की डिफिकल्टीज को लेकर। एडवोकेट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हाउ मेनी एडवोकेट इज रिक्वायर्ड इन स्टेट, और मिनिमम मार्क्स इन एलएलबी। इन सब पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात की गई है, एक विचार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। तो ये सब हम पॉइंट आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी एग्जाम कराने के लिए अथॉराइज है। पहला पॉइंट यही है। सब पॉइंट पे बात हम लोग करेंगे पूरा डिटेल में। इससे पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। All India Bar exam should be declared as unconstitutional and abolished because it is a arbitrary body। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि AIB को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ये इस पेपर कराने के लिए अथराइज नहीं है, इनको अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि एक ये आर्बिट्री बॉडी है। आर्बिट्री बॉडी का मतलब ये है कि ये अपने खुद से ही अपने सारे रूल बनाते हैं और खुद से सारे काम करते हैं। जैसे ये खुद के नियम है, अपने हिसाब से इनको फी अपनी रखते हैं, ठीक है। एक साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कभी कभी 2 बार कंडक्ट कराते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके खुद की हैं, इनका कोई रूल नहीं है कि एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होगा या एक बार होगा। तो ये सारी चीज़ें आर्बिट्री बॉडी को है। तो यही समझ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि ये एग्जाम कराने के लिए ऑथराइज है या नहीं। सभी प्रश्नों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है, जिसमें से जो 5 जज हैं उनके नाम इस तरह से हैं: जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे.के. महेश्वरी। तो ये 5 संवैधानिक बेंच बनाई गई है जो इन सब प्रश्नों को सुनेंगे कि जो एआईबी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उनको ये एग्ज़ाम कराने के लिए अथराइज हैं या नहीं हैं। तो ये सारी बातें इस बेंच के सामने रखी गई हैं। और एक प्रश्न और है, क्या इससे पहले भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है? जी हाँ, सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1999 में कोर्ट में एक बार फिर से चुनौती दी गई थी कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रेनिंग रूल 1995 यानी बार काउंसिल प्रशिक्षण नियम 1995 के द्वारा नामांकन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें चुनौती दी गई कि ये प्रशिक्षण नामांकन पूर्व कराने के लिए अथराइज नहीं है। ये चुनौती इसमें ये दी गई थी कि ये प्रशिक्षण नामांकन पूर्व कराने के लिए अथराइज नहीं है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन पूर्व प्रशिक्षण को बार काउंसिल प्रशिक्षण की क्षमता से परे मानते हुए इसे रद्द कर दिया था, इसे अथराइज नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था।
उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 से ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया था 2010 से। यहाँ पर रद्द होने के बाद उसने फिर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए थे। उसके बाद AIB तब से काफ़ी चर्चा में रहा कि ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ये अथराइज नहीं है, या फिर जिसे अपने स्टेट बार से बाहर यानी अपने स्टेट को छोड़कर अगर बाहर किसी स्टेट में प्रैक्टिस करनी हो तो वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, या किसी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। ये सब बातें फिर हो रही हैं। फिर एक केस और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल मंगावकर एंड अदर्स 2022। इस याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए ये कहा गया कि व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट हैं और किसी जॉब में हैं और वो एनरोलमेंट कराना चाहता है तो क्या वह बिना जॉब छोड़े करा सकता है, जहां पर यह कहा गया कि एनरोलमेंट कराने से पहले जॉब को नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसको लेकर ऑल इंडिया बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हम आते हैं मेन पॉइंट पर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ऑल इंडिया बार इस एग्जाम को कराने के लिए ऑथराइज है। तो यहां पर हमारे एमिकस जो सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ऑल इंडिया बार एग्जाम कराने के लिए अथराइज है। तो यहाँ पर के वेणुगोपाल जी की तरफ से ये कहा गया कि इस एग्ज़ाम को बना रहना चाहिए। इसके दो कारण हैं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि जो ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है ये कंडक्ट होगा, क्योंकि के वेणुगोपाल जी ने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस एग्ज़ाम को रहना चाहिए, यानी ये एग्ज़ाम होने चाहिए। यहाँ पर जो पहला कारण था के वेणुगोपाल जी की तरफ से, उसमें इन्होंने ये कहा था कि इसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर बना रहेगा, यानी एक क्वालिटी ऑफ एडवोकेट देखने को मिलेगा। उनका कहने का मतलब था इस एग्ज़ाम से एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर बनेगा जिसमें एडवोकेट में एक क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिससे जो भी एडवोकेट अब नए आ रहे हैं प्रैक्टिस में तो उनसे एक उनमें बेहतरीन क्वालिटी होगी एडवोकेसी की। में जो पहला रीजन था वो स्टैंडर्ड ऑफ एक लॉयर मेंटेन होगा, दूसरा एक एडवोकेट में क्वालिटी को देखने को मिलेगी। दूसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 49(1)AH है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि वह इस अथॉरिटी को एडवोकेट एक्ट 1961 का जो सेक्शन 49 है वो एक जनरल पावर देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रूल बनाने के लिए कि जो एडवोकेट की प्रैक्टिस है उससे जुड़ा एक रूल ये बना सकते हैं। ये सेक्शन 49 के द्वारा एक पावर देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। यहाँ पर के वेणुगोपाल जी की तरफ से दो मेजर रीजन रखे गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। पहला एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर की बात उन्होंने की, दूसरा जो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 49 है वो एक जनरल पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देता है कि वो एडवोकेट प्रैक्टिस। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी जिन्होंने LLB में फाइनल ईयर में दाखिला मतलब जिनका हो गया है, जो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, उनको एग्जाम में बैठने की भी अनुमति दी जाए, उनको भी अलाउ किया जाए जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इससे क्या होगा, उनका जो ये गैप है, प्रैक्टिस का गैप है, यानी एक कंप्लीट होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर एग्जाम देना शुरू करेंगे, तो ये जो एक प्रैक्टिस का गैप है वो कम होगा। तो एक बात के वेणुगोपाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि अभी जो लॉ फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं उनको भी इस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी बातों को ध्यान से सुना गया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या डिसीजन होगा इन सब बातों पर, जब भी उनका डिसीजन होगा तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहां पर जो पहला क्वेश्चन था, इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय होगा वो मैं आपको बताऊंगा जब डिसीजन दिया जाएगा। बल्कि यहाँ पे के वेणुगोपाल जी के द्वारा दो मेजर रीजन दिए गए हैं कि ये अथराइज हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा अभी उनका डिसीजन आना बाकी है। दूसरी बात हम करते हैं प्री एनरोलमेंट और पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम की। प्री एनरोलमेंट एग्जाम क्या होता है, हम लॉ पास कर लेते हैं, लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं,
तब हम अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट कराते हैं। ठीक है, स्टेट बार में एनरोलमेंट कराते हैं और जो इस स्टेट बार की फ़ी होती है वो भी हम डिपॉजिट करते हैं। तो ये होता है प्री एनरोलमेंट। जैसे अगर आप सपोज करिए कि आप एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और आपने एलएलबी जो है कंप्लीट कर ली है 3 ईयर या 5 ईयर, और जब आप एक लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप एमपी बार काउंसिल, जो इसका स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी है, इसमें आप एनरोलमेंट कराते हैं एज अ एडवोकेट और वहाँ की जो भी फ़ी होती है वो डिपॉजिट करते हैं। तो एक ये हो गया प्री एनरोलमेंट। उसके बाद पोस्ट एनरोलमेंट की बात आती है। तो जब आप एआईबी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और इसका फ़ी डिपॉजिट करते हैं, तो ये होता है पोस्ट एनरोलमेंट एग्ज़ाम, जहां पर एआईबी के द्वारा आपको सीओपी नंबर दिया जाता है। सीओपी का पूरा नाम क्या होता है आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, बाकी इसका आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पर आपको सीओपी नंबर दिया जाता है। तो प्री एनरोलमेंट और पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम की भी बात सुप्रीम कोर्ट के समझ की गई है कि अगर हमें लॉ ग्रेजुएट हैं तो हम 2 जगह फी क्यों पेमेंट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्री इनरोलमेंट और पोस्ट इनरोलमेंट में हम 2-2 बार फी पे करते हैं। जैसे प्री इनरोलमेंट में हम कहीं पे भी 10,000, हर स्टेट की अलग अलग फीस होती है, कहीं 12,000, कहीं 14, कहीं 15, कहीं 16,000, ऐसे जो हैं फीस हर स्टेट बार की अपनी अपनी है, वहाँ डिपॉजिट होता है। अब बात करते हैं कि जो एआईबी में फीस जमा होती है वो 3500 जो होती है वो जनरल ओबीसी के लिए है और 3000 SC ST के लिए है। तो ये फीस है ऑल इंडिया बार एग्जाम की। तो यहाँ पर आप देखिए 2 बार आपको फीस जमा करना पड़ता है एडवोकेट के लिए एनरोलमेंट होने के लिए। तो इसका भी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समझ है। दूसरी बात इसको ध्यान में रखा जाए, ये भी कहा गया था फी की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पर सिर्फ जब एग्जाम फीस की बात की गई तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम से संबंधित बातों को सुना जाएगा। फी का मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, तो ये उनको निर्धारित करने की पूरी पावर है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फी के मामले को डिनाई कर दिया। अगला जो पॉइंट था, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल के होने चाहिए, यानी एग्जाम को और डिफिकल्ट बनाया जाए, जिससे जो के वेणुगोपाल जी ने कहा था एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर देखने को मिलेगा, एक एडवोकेट में क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बनाया जाए, यानी जो अभी एग्जाम होता है वो पूरे 100 नंबर का एक पेपर होता है और 3 आवर का होता है, और ये जो होता है ये ओपन बुक एग्जाम होता है। यहाँ पर आप अपना बैरक ले जाते हैं और इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अपने बैग से ढूंढकर वहाँ पे क्वेश्चन को आप सर्कल जो होती है उसको ब्लैक करते हैं, यानी ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि आप जो एग्ज़ाम कराएंगे उस एग्ज़ाम में कुछ डिफ़िकल्टीज लेवल को भी बढ़ाएंगे, जिससे एक क्वालिटी इंप्रूव होगी एडवोकेट की, यानी जो एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है क्या एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ भी पता नहीं अभी। क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, क्या ओपन बुक एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाएगा, तो ऐसा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। बट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर को बनाने के लिए इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज लेवल को बढ़ाया जाएगा। अभी तक जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वैसे नहीं होने की अब संभावना है। नॉर्मल जो 100 नंबर का पेपर होता था, इसमें जनरल ओबीसी के लिए 40 नंबर लाना अनिवार्य था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो 100 में आप ओपन बुक भी है, और SC ST के लिए 35 नंबर लाना अनिवार्य था, जो एक COP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल जो होगा बैरक लेकर जाएगा, अपनी बुक लेकर जाएगा, ओपन बुक होती है, बैरक ले जाना होता है, बुक नहीं ले जाना होता है। तो वहाँ पे 100 में 40 और 100 में 35 विदाउट निगेटिव मार्किंग के, तो ये आराम से COP के लिए होते हैं। तो इतना ईजी लेवल का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर एक एडवोकेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, कि स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम की डिफिकल्टीज लेवल को बढ़ाना होगा, जैसे उसमें निगेटिव मार्किंग या ओपन बुक को खत्म किया जाए, या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, या क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। तो ये सब में से कोई चीज एग्जाम में अब शामिल हो सकती है। प्रश्न और ये भी था कि हाउ मेनी एडवोकेट्स इज रिक्वायर्ड इन स्टेट, यानी हर साल किस स्टेट में कितने एडवोकेट की जरूरत होती है, इसका भी निर्धारण किया जाए। BCI शुड थिंक हाउ मेनी एडवोकेट नीडेड इन कोर्ट, ये भी एक चीज़ पहचान की जाए कि किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में कितने एडवोकेट की ज़रूरत है, उस हिसाब से इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट किया जाए। उसमें क्राइटेरिया रखा जाए कि हर साल इस स्टेट से इतने ही एडवोकेट की ज़रूरत है और इतने ही एडवोकेट इस एग्ज़ाम को पास करेंगे, जिससे उनको COP मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा एक उन्हें,
तब वो जाके एक एडवोकेट उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये भी एक डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। सभी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार किया गया। क्या एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 24 के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रशिक्षण नियम 1995 के संदर्भ में नामांकन पूर्व प्रशिक्षण बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है, या फिर जो सुधीर वर्सेस ऑल इंडिया बार एंड अदर में हुआ था उस कोर्ट के निर्णय के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। में एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्री इनरोलमेंट परीक्षा निर्धारित की जा सकती है या नहीं। यहां पर यदि प्रश्न एक और दो जो दो प्रश्न किए गए हैं अगर ये नेगेटिव हैं तो क्या एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 49 अभी हमने आपको पीछे दिखाया था कि जो एक जनरल पावर देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट प्रैक्टिस से जुड़े रूल बनाने के लिए के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामांकन के बाद की परीक्षा को वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इन प्रश्नों पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सेक्शन 24 का पूरा दिया गया है कि पर्सन हु मे बी एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल, कि एडवोकेट जो है एक स्टेट के रूप में कैसे एडमिट हो सकता है। तो सेक्शन 24 के बारे में पूरा बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए कि जैसे उसने ही हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 21 यानी 21 साल का उसने पूरा कर लिया हो, वो ऑब्टेन अ डिग्री इन लॉ यानी वो एक लॉ ग्रेजुएट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इस तरह का 24 जो है एक एडवोकेट को ये सब सुनने और विचार करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जब भी इनका जो भी निर्णय इस एग्जाम को लेकर होगा, ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर होगा, तो जो भी निर्णय होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एग्जाम पर दिया गया है। तो अभी एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 17 वाला है, ठीक है, कंडक्ट होगा। और क्या क्या अगर इसमें देखो क्या क्या सुधार किया सकता है या क्या नहीं किया सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर है। जब भी उनका डिसीजन आएगा तो एक पूरा क्लियर पिक्चर दिखेगा कि इस एग्जाम के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।